तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, सेकेंडरी एंड प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ओके। फिर इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है वर्नर्स थ्योरी। तो पहले तो हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लेंगे सेकेंडरी वैलेंसी, और इसी को बोला गया है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर और सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ओके। कि ये क्या है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और एटम। तो देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो टू टाइप्स की वैलेंसी शो करता है। इनमें से एक तो होगी प्राइमरी वैलेंसी और एक क्या है, सेकेंडरी। चूंकि मैंने यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी पहले लिया है तो हम इसको डिफाइन करें तो सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअली में सेंट्रल मेटल एटम जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाता है लिगेंड्स के साथ, मतलब है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। तो कुल मिला के अगर मोनोडेंटेट लिगेंड्स जुड़े हैं सेंट्रल मेटल एटम से, तो जितने लिगेंड्स आपको मोनोडेंटेट जुड़े दिख रहे हैं वही क्या करोगे आप, सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे। अगर बाइडेंटेट जुड़े हैं तो लिगेंड का डबल कर दोगे, अगर ट्राइडेंटेट जुड़े हैं तो ट्रिपल कर दोगे। इस तरह से आपको ये देखना है कि सेंट्रल मेटल एटम और जो है वो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना रहा है, चाहे वो मोनोडेंटेट के साथ बना रहा हो या बाइडेंटेट या कोई भी पॉलीडेंटेट। वही उसकी क्या होगी बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी बैलेंसी। तो हम डिफाइन कर लें तो यहां पर हो जाएगा टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स formed by central metal atom or ion with ligands in complex is called secondary valency of central metal एटम और आयन। समझ गए ना कि एक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाता है, वही उस मेटल एटम की क्या होगी बच्चों, सेकेंडरी बैलेंसी। अब देखो ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि ओनली मोनोडेंटेट ligands attached with metal, तो हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ लिगेंड्स। बात समझ गए ना, कि अगर केवल मोनोडेंटेट जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ लिगेंड्स के इक्वल होगा, जैसे लिखा है FeCN होल 6 4 माइनस। तो मैं यहां कहूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe
+2 तो वो कितना हो जाएगा 6। अगर हम ये कहें लिखा है AgNH3 होल ट्वाइस 1 प्लस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ag प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो अगर मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हैं तो नंबर ऑफ लिगेंड्स के इक्वल रखना है। अगर फॉर, ठीक है, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं, तब आप क्या करोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, जो सेंट्रल मेटल है, इक्वल टू 2 इंटू लिगेंड्स, मतलब 2 इंटू, यहाँ पे लिख दोगे आप क्या, बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, या 3 इंटू ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, इस तरह से। मतलब सीधा सीधा है कि अगर उसकी डेंटिसिटी पता है तो डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, या और कह सकते हैं कि लिगेंड्स जितने भी हैं इंटू डेंटिसिटी ना, इसमें तो वो अलग अलग हो जाएगा। चलो बहुत इतना ही समझो। अब देखो इसके एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे लिखा है, आपको दे रखा है COEN का होल थ्राइस +3, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO+3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 6, क्योंकि CO एक बाइडेंटेट लिगेंड। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर CaEDTA और -2, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम कहें नंबर ऑफ कैल्शियम +2, तो वो कितना है 6। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों, हेक्साडेंटेट, तो अकेला एक हेक्साडेंटेट लिगेंड जुड़ जाए तो 6 कोऑर्डिनेशन पूरा कर देता है। तो इस तरह से आपको सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करनी है नंबर ऑफ लिगेंड्स के बेस पर। अगर मोनोडेंटेट जुड़े हैं तो लिगेंड्स के बराबर होंगे, क्योंकि हर एक मोनोडेंटेट लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। अगर बाइडेंटेट जुड़े हुए हैं, ट्राइडेंटेट जुड़े हैं, तो आपको करना क्या है, अगर बाइडेंटेट है तो बाइडेंटेट जितने हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ट्राइडेंटेट है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से जो भी लिगेंड है, अगर आप उसकी डेंटिसिटी पढ़ जानते हैं तो उस लिगेंड नंबर में डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई करें। इस तरह से आपको पता चल जाएगा उसमें सेंट्रल मेटल एटम में सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरा पॉइंट लेते हैं अब हम, और अब ये है हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी, और इसी को बोला जाता है, और ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम। अब हम आ जाते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो देखो, प्राइमरी वैलेंसी हो या ऑक्सीडेशन नंबर हो सेंट्रल मेटल एटम का, मतलब मेटल एटम में जो भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है ड्यूरिंग द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब मेटल ने जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं जिससे उससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो उसका क्या कहलाता है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी। इसका जो डिटर्मिनेशन है वो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंडिंग रूल्स जो लगते हैं उसी से करते हैं। ठीक है, तो पहले तो डिफाइन कर लें कि टोटल चार्ज, मेनली कौन सा चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन कॉम्प्लेक्स
is called primary valency of metal। समझ गए ना। और आयन कि मेटल एटम के ऊपर जो भी मेटल आयन बल्कि हम प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन, तो जो भी चार्ज पर डेवलप है पॉजिटिव चार्ज वही उसका प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंडिंग रूल्स, जो कि आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंडिंग रूल्स में पढ़ते हैं इस बेस पे। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इक्वल टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, नंबर ऑफ मेटल एटम और आयन, ये है इसको प्लस टोटल चार्ज ऑफ ऑल लिगेंड्स। ये है, समझ गए ना कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आपको दिया गया है कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर जो चार्ज है अगर वो चार्ज लें तो ये चार्ज टोटल जो है वो सारे मेटल एटम, मतलब उसमें जो मेटल एटम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर का और जितने लिगेंड्स हैं उन सब के चार्ज का सम होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर Fe(F6) और यहाँ पर है X, कोई चार्ज वैल्यू। तो आप यहाँ पर X जब निकालोगे तो ये कितना आएगा, मतलब ये है हमारे पास क्या, चार्ज ऑफ स्फीयर। ठीक है, कि हम इसे डिसाइड करें कि ये कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, X इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे कि ऑक्सीडेशन, या बल्कि मैं यहाँ चार्ज ही लगा देता हूँ ना, इतना लंबा कि यहाँ लिखा है -3, ये तो हम ऐसा लिखेंगे ना, ये कॉम्प्लेक्स अच्छे से यहाँ लिख दूँ मैं ऐसे कि ये है हमारे पास Fe(F6), ये लिखा है 3-, तो हमें डिसाइड करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe कितना है, तो हम यहाँ लिखेंगे -3 इक्वल टू, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, सपोज में से X मान लो, प्लस 6 इंटू चार्ज ऑफ फ्लोराइड, तो यहाँ हो गया -3 इक्वल टू X प्लस, यहाँ हो जाएगा कितना बच्चों, या सीधा लिखते हैं हम, ठीक है, ये हो जाएगा 6 - 1, तो -3 इक्वल टू X - 6, तो X वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, +3। तो यहाँ पर जो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है Fe+3, समझ गए ना। तो ये इसकी क्या हो गई, ये है हमारे पास क्या, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन। तो सेंट्रल मेटल एटम में अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमें सीधा सीधा है कि चार्ज जो है मेटल एटम का वही डिसाइड करना। तो इस तरह से आप प्राइमरी वैलेंसी निकाल सकते हैं। और भी देखो, जैसे लिखा है आपके पास CONH3(6CN3), पहले आप इसे आयोनाइज्ड कर लो, क्या लिखो, CONH3(6) 3+ + 3Cl-। तो
तो यहाँ पर +3 जो है हमारे पास इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ इसकी कोबाल्ट +6 इंटू चार्ज ऑफ अमोनिया। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आ गया +3, ये मान लो x था, तो x +6 इंटू 0, तो x कितना आ गया बच्चों, +3। इस तरह से तो लिगेंड जो मैंने आपको लिखाए हैं प्राइमरी लिगेंड्स, उनमें जो चार्ज लगे हैं उन्हें अच्छे से याद कर लेना है, बिना उनके आप नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से लिखा है, मान लो COOX होल थ्राइस 3 माइनस, तो यहां पर हम लिखेंगे -3 इक्वल टू x +3 -2, ऐसा। ये क्या है बच्चों, -2 ऑक्सिलेट, ये क्या है ऑक्सलेटो, जो कि कितना चार्ज रखता है, -2। तो यहाँ पर -3 इक्वल टू x -6, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास +3। इस तरह से तो चाहे वाई डेंटेट हो चाहे मोनोडेंटेट हो, ठीक इसी तरह से लिखा है NiCO होल 4 0, तो आप लिखेंगे 0 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ Ni +4 इंटू चार्ज ऑफ CO, तो 0 इक्वल टू Ni, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ Ni, तो ये हो गया x +4 इंटू क्या, 0, तो x की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो इस तरह से आपको प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड करनी है। सेकेंडरी तो आप बहुत इजी निकाल लोगे, है ना। प्राइमरी वैलेंसी भी निकालना आना चाहिए, और ये तभी आएगी बच्चों जब आपसे अच्छी तरह से क्या आता हो, चार्ज निकालना। इसमें ज़्यादा पूछता है, ऐसे लिखा है FeH2O होल 5 NOSO4, तो इसमें पूछता है कि प्राइमरी वैलेंसी ऑफ Fe। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जो NO है ना बच्चों, ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि प्राइमरी वैलेंसी ऑफ, देखो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चार्ज नहीं लिखा, सबको लिखना तो इक्वल में 0 रख दो, है ना। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ Fe मीन्स x प्लस, ठीक है, चार्ज ऑफ H2O इंटू 5 प्लस चार्ज ऑफ NO इंटू 1 प्लस चार्ज ऑफ SO4, ठीक है ये, और इन सब के इक्वल में रख दो 0, तो 0 इक्वल टू यहाँ हो गया x प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो x प्लस 1, अच्छा हाँ, यहाँ पर जो है इसका जो चार्ज होता है -2 इंटू 1 करना है, ये +1 NO का होता है बच्चों, +1 -2, ठीक है। तो यहाँ देखो आपके पास क्या बचा, ये सॉरी यहाँ 0 इक्वल टू लगाना ना, तो 0 इक्वल टू x -1 बचा, तो x आएगा +1। मतलब यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये है +1। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी चुका है। तो यहाँ पर जो NO है ना, वो +1 चार्ज रखता है, इसलिए ऐसा हुआ है। कई जगह NO न्यूट्रल भी होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ध्यान ही रखना होगा कि NO +1 चार्ज में, ओके। तो इस तरह से ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। एक चीज़ और बता दूं मैं,
EAN, है ना। फिर हम वर्नर थ्योरी ले लेंगे। ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो देखो ये सीधी सी बात है कि ये क्या होता है, एक्चुअली ये होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिंग स्टेट। मतलब जब मेटल अपना कॉम्प्लेक्सिंग स्टेट में हो, मतलब कॉम्प्लेक्स बना चुका हो, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो उसका EN है। आप निकालेंगे कैसे इसको, मैं यहाँ पर पहले तो ये लिख दूँ, EAN बोलते हैं इसको। तो ये होता है EAN, निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस, क्या करोगे आप, प्राइमरी वैलेंसी प्लस 2 इंटू, ठीक है, इस तरह से 2 इंटू सेकेंडरी वैलेंसी, ऐसे करना है आपको। मतलब पहले प्राइमरी वैलेंसी को माइनस कर देना है प्लस 2 इंटू सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे मान लो लिखा है K4 FeCN होल 6, हमें Fe का EAN कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे EAN Fe, ठीक है। तो यहाँ लिखा 26 माइनस, यहाँ पर आप इसकी बैलेंस लिखोगे प्लस 2 आएगी, तो 2 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा ऐसे ले लेना है बच्चों, यहाँ पर बल्कि मैं एरो ना लगा के ये ले लेना है, ठीक है, फिर प्लस 2 करना है। तो इस तरह से ये तो हो गया 24 प्लस 12, तो ये कितना आ गया 36, जो कि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है, इस तरह से। ठीक इसी तरह से लिखा है, मान लो H2PtCl होल 6, इसमें हमें Pt का EAN कैलकुलेट करना है, ये कितना है। तो हम यहाँ लिखेंगे EAN किसका, Pt का। तो यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर हो गया 78, इसमें बैलेंस ही निकाल के देखना, प्लस 4 आएगी, तो यहाँ से -4 ये कर दिया, प्लस 2 इंटू 6, तो ये हो गया 74 प्लस 12, तो ये कितना आ गया बच्चों 86, जो कि जिनोन का सॉरी रेडॉन का वो होता है एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से हमें क्या निकालना है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब एक नॉर्मली का रूल दिया गया है कि EAN इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस देन कॉम्प्लेक्स will be more stable। कि अगर किसी का EAN जो है क्या आता है एक इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर, तो ऐसा जो कॉम्प्लेक्स क्या है स्टेबल होगा। हालांकि इसके एक्सेप्शन भी हैं, ये रूल तभी लगेगा जब चार्ज सेम हो, और फिर अगर हम देखें तो किसी दो मेटल के लिए ये कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये देख रहे हैं कि इसका मतलब ये सब स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, है ना।
तो ये है कुल मिला के हमारा EN। हर एक मेटल अपना EN पूरा करना चाहता है और इसीलिए वो उतने ही लिगेंड एक्सेप्ट करता है जब उसका जो कुल इलेक्ट्रॉन है वो जनरली EAN के इक्वल या किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाए। जैसे निकल है तो 4 ही लिगेंड्स एक्सेप्ट करेगा, है ना। क्रोमियम है, आयरन है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, ये 6 क्यों शो करते हैं? क्योंकि जब इन्हें 6 लिगेंड्स मिल जाते हैं तो इनका EN इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है और वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा EAN और वैलेंसीज। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला डिस्कस करेंगे।